साल 1965 सिंगापुर मलेशिया से अलग हो रहा है। यहाँ की जनता भूखमरी से परेशान है। लोग अफीम की लत का शिकार हैं और रहने को जगह नहीं है। लोग कुछ पैसे के लिए चोरी डकैती और मर्डर करने को भी तैयार हैं। 57 सालों बाद सिंगापुर उन देशों में शामिल हो जाता है जिनमें करप्शन ना के बराबर है। सिंगापुर रहने के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे सेफेस्ट कंट्री बन जाती है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है और बिजनेस स्टैब्लिश करने के मामले में दुनिया का सबसे आसान देश बन जाता है। आखिरकार सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि वो जीरो से हीरो कैसे बन गया? कौन है हमारी कहानी का असली हीरो? The hostility between Singapore's ethnic Chinese and Malays finally erupted into violent clashes on July 21st, 1964. Lee's dream of a united Malaysia was dashed. A peaceful, happy, prosperous, united Malaysia. इसको समझने के लिए हमें टाइम में कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 19th सेंचुरी। इस समय की सबसे ताकतवर कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने साउथ ईस्ट एशिया के समुद्री एरिया को अपना ट्रेडिंग रूट बना लिया था। यह वही कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और जिसने 200 सालों तक भारत पर रूल किया था। देखते ही देखते यह रूट ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे प्रॉफिटेबल रूट बन जाता है। इस रूट से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने रेवेन्यू का लगभग आधा हिस्सा जनरेट करने लगी थी। इसलिए इस रीजन को सेव करना उनके लिए बहुत जरूरी था। इस रीजन को सेव करने के लिए इसके एक छोटे से आइलैंड पर थॉमस स्टैमफोर्ड रफल्स ने एक सी पोर्ट बनाया। ये आइलैंड और कोई नहीं बल्कि आज के समय का सिंगापुर था। इस पोर्ट को टैक्स फ्री रखा गया, जिसके कारण दूसरे ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए आने लगे। यह ट्रेडर्स के लिए हब बन गया था, पर अब भी वहाँ के लोगों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। यहाँ पर प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन न होने के कारण यहाँ की कंडीशन और ज्यादा बदतर होती जा रही थी। मलेशिया और सिंगापुर पहले एक ही हुआ करते थे। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि 1965 में मलेशिया और सिंगापुर अलग हो गए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने हमला कर दिया, जिसके कारण यह जगह तबाह हो गई और जिन ब्रिटिश ने यहाँ से पैसा कमाया था उन्होंने भी सिंगापुर की कोई भी मदद नहीं की, जिसके कारण यहाँ के लोग ब्रिटिश से नफरत करने लगे थे। लोगों की मदद करने के लिए ली कुआन यू नाम के एक पॉलिटिशियन सामने आए, जिनकी पार्टी का नाम पीपल्स एक्शन पार्टी था। साल 1950 में वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने कुछ सालों बाद एथनिक और रिलीजियस विवादों के चलते 9 अगस्त 1965 को मलेशिया और सिंगापुर अलग हो जाते हैं, जिसके कारण सिंगापुर में इकोनॉमिक क्राइसिस 80% से भी ज्यादा बढ़ गए थे। ली कुआन यू ने अपनी जनता को इस बदतर हालत से बाहर निकालने के लिए बहुत सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लागू की। ली कुआन यू की गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुछ समय के लिए बैन कर दिया। वायलेंस और करप्शन करने वाले लोगों को बहुत खतरनाक सजाएं दी जाने लगी। ड्रग डीलर्स को पकड़ा गया और जो लोग ड्रग्स का नशा करते थे उन पर भी कार्रवाई की गई। देश में साफ सफाई को ध्यान में रखने के लिए बहुत से कानून लागू किए गए, यहाँ तक कि च्युइंगम को भी बैन कर दिया गया। इन कानूनों को लागू करने के कुछ सालों बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने लगी। क्राइसिस को कम करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हाउसिंग सिस्टम। 1965 में यहाँ की 5% जनता के पास ही अपने घर थे और बाकी सब लोग गंदी बस्तियों में रहते थे। लोगों को सस्ते घर देने के लिए सस्ती जमीनों को खरीदा गया और लोग आसानी से किसी भी घर को खरीद सके, इसके लिए एक कानून बनाया गया। लोगों की सैलरी का 25% हिस्सा गवर्नमेंट के प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाने लगा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट 25% का डोनेशन फंड देगी और इस तरह से 50% की सेविंग के साथ लोग अपने घर को खरीद सकेंगे। ली कुआन यू ने अपने देश में बाहरी कंपनियों को इनवाइट करने के लिए एक लॉ को पास किया, जिसके तहत बाहर की आई हुई कंपनियों से 10 सालों के लिए कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस तरह से फॉरेन कंपनीज सिंगापुर में आने लगी। इस तरह से सिंगापुर में बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया। ली कुआन यू मानते थे कि लोग करप्शन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ज्यादा सैलरी चाहिए, इसलिए ली कुआन यू ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यदि आप भी कोई करप्शन के केस आते हैं तो उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। ली कुआन यू ने एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए और सभी के लिए एजुकेशन प्रोवाइड हो, इसके लिए स्कूल और कॉलेज को बनवाया। ये थी सिंगापुर की जीरो से हीरो बनने की कहानी, जिसका असली हीरो है ली कुआन यू।